ये करीब 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और अभी हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुश्किल से 1000-2000 लोग कर रहे हैं। तो जब तक ये ज़्यादा मासेस नहीं आएंगे, कम से कम लाख 2 लाख लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तब तक मांग को पूरा होना मुश्किल है। जब 15 लाया गया था वो इस मंशा से, या जो आर्ग्यूमेंट हमेशा आती है वो ये आती है कि हम वुमेन वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनका एम्पावरमेंट कर सके। बट आज की डेट में अगर आप जजमेंट्स देखो, जहाँ पे औरतें जो है, हम पढ़ी लिखी भी जो होते हैं, वो भी पढ़ने लिखने की वजह से काम नहीं कर रही हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट फ्रॉम द मेल। एक लड़की की एप्लीकेशन देने से कि ये भी अपराधी है, ये भी मेरे साथ क्रूरता की, इसने भी मेरे साथ क्रूरता की, वो हमारे घर की मेरी मिसेस को, मुझे, मेरी लड़की को, मेरे दामाद को, सबको उठा करके ले जाती है। पुलिस वाले कहते हैं इतने लाख दे दो, अभी फैसला करवा देना, वो मुझे देना पड़ता है। या लड़की मेरे से डिमांड करती है, वो मुझे करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है अब पैसा देना और लेना अपराध है, फिर गवर्नमेंट एक पक्ष के साथ में ये कैसा करती है? सरेआम अदालत के अंदर सौदेबाजियां होती हैं, वो कीमत वसूल करती है और केस विड्रॉ कर लेती है। एक लड़के की शादी मैंने की है मंदिर में बिठा करके, आर्य समाज मंदिर में बिठा करके, बगैर लेन देन के, जिसके अंदर सिर्फ माँ और बाप लड़के पक्ष से शामिल हुए हैं। तब भी मेरे पर आरोप है कि मैंने ये लाख रुपया ले लिया, मैंने इतने तोले सोना ले लिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक रिसर्च है जिसमें ये बताया गया है कि 52% जो भारत के पुरुष हैं कभी ना कभी जीवन में अपने एक बार घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं और लगातार इस देश में पुरुष आयोग की मांग भी उठती रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। पुरुष आयोग की मांग आप सब जानते होंगे कि लगातार उठती रही है और पुरुष आयोग की मांग इसलिए भी उठ रही है कि जिस तरीके से महिला आयोग काम करता है, महिला के जो अधिकार है महिलाओं के, उनके बचाता है, उसी तरीके से पुरुषों के भी कुछ अधिकार होने चाहिए और इनको बचाने के लिए एक आयोग बनना चाहिए। इस वक्त हम एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स के लोगों के बीच मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि पुरुष आयोग किस तरीके से काम करेगा अगर बनता है और पुरुष आयोग इस देश में जरूरी क्यों है। सर, आपका नाम? मेरा नाम केटी झा है और मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स का। सर, पुरुष आयोग की मांग लगातार उठ रही है मतलब क्या जरूरत है इस देश में पुरुष आयोग? देखिए, आज देश का बच्चा बच्चा अतुल सुभाष के बारे में जानता है, ठीक है। और जिस दिन अतुल सुभाष की डेथ हुई, आज लगभग 2 महीने हो गए इस बात को, उस 2 महीने में कम से कम हमारी नॉलेज में जो है 400 से 500 और पुरुष सुसाइड कर चुके हैं। जो देश का युवा है, जो 20 साल से लेकर 30 साल या 40 साल का कह सकते हैं, जो प्रोडक्टिव युवा है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, वो अगर सुसाइड कर रहा है, देश में कानूनों की वजह से, ऐसे कानून की वजह से जो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, जो पुरुषों के खिलाफ बनाए गए हैं, और उसकी वजह से अगर किसी इंसान को अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने के लिए अपनी जान देने पड़े, तो फिर हमें पुरुष आयोग की भी ज़रूरत है और हमें जेंडर न्यूट्रल लॉज की भी ज़रूरत है, ताकि ये जो लोग मर रहे हैं इनको बचाया जा सके। सर, लंबे समय से मांग भी चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में याद होगा मेरे को, जुलाई 2023 में एक पीआईएल जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था कि याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। देखिए, हमारी कोशिश ज़रूरी रहेगी। ये करीब 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और अभी हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मुश्किल से 1000-2000 लोग कर रहे हैं। तो जब तक ये ज़्यादा मासेस नहीं आएंगे, कम से कम लाख 2 लाख लोग सड़क पे नहीं उतरेंगे, तब तक मांग को पूरा होना मुश्किल है। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून में बदलाव हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही हमें नकारा जा रहा है। कहीं ना कहीं पहले जो 498 में अरेस्टिंग होती थी वो बंद हो गई। मेंटेनेंस के केसेस अभी कई गाइडलाइंस आए हैं, तो जितना बदलाव हम चाहते हैं वो तो नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है और हमारी ये कोशिश होगी कि ऐसे बदलाव और हों और एक नेशनल लेवल की बॉडी बने, जहाँ कोई आदमी अगर प्रताड़ित हो रहा है सिर्फ अपने जेंडर की वजह से, तो वहाँ अप्रोच कर सके, उसकी बात वहाँ सुनी जा सके और उसे भी न्याय मिले। सिर्फ एक पुरुष होने की वजह से आप किसी को अपराधी नहीं ठहरा सकते और सिर्फ महिला होने की वजह से आप उसको एक विक्टिम नहीं मान सकते। विक्टिम एक पुरुष भी हो सकता है, एक महिला भी हो सकती है। जहाँ महिला के साथ गलत हो रहा है उसे न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर एक पुरुष भी प्रताड़ित है तो उसकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उसे भी इंसाफ मिलना चाहिए। सर, आपने बताया कि जैसे सर ने बताया कि आर्टिकल में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन आयोग अभी तक नहीं बना। लंबे समय से मांग चल रही है इस देश के अंदर कि पुरुष आयोग होना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अमेंडमेंट से आप लोग संतुष्ट रहेंगे कि एक पूरा आयोग बनना चाहिए? देखो, मैं थोड़ी एक रेडिकली अलग व्यू देता हूँ। सबसे पहले या तो पुरुष आयोग बने या तो महिला आयोग खत्म करे। सरकार के सामने 2 ऑप्शन है। अगर सरकार पुरुष आयोग नहीं बना सकती तो महिला आयोग खत्म करे, दोनों इक्वल प्लेन पे आ जाएंगे। देखिए, बोलते हैं कि संविधान के सामने सब एक बराबर है, लेकिन अक्सर हमने देखा क्या है कि जब कोई महिला कंप्लेन करती है तो सुनवाई नहीं होती, सीधा अरेस्ट किया जाता है पुरुष को। भाई, बात ऐसी है कि भारत की न्याय तंत्र पे और पुलिस तंत्र पे ट्रेनिंग देने वाली रेडिकल फेमिनिस्ट है, तो वो ये पाठ पढ़ाती है, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, न्यायाधीशों को, कि भाई महिला हमेशा पीड़ित है। और महिला में भी कौन पीड़ित है? बहू पीड़ित है। सास और नंद कभी पीड़ित होती नहीं है। जब ऐसा भेदभाव ही उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा तो वो कौन सा इंसाफ करेंगे?
देखिए हमारे साथ इस वक्त एक महिला भी मौजूद हैं, पुरुष आयोग जहाँ पे मांग चलती है उनके बीच में, हम उनसे बात करेंगे। मैम, फेमिनिज्म आज एक ट्रेंड बन गया है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ट्रेंड बन गया है कि हम फेमिनिस्ट है, सोशल मीडिया पे दिखाते हैं फेमस होने के लिए हम फेमिनिस्ट हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हमें तो लगता है इंस्टेड फेमिनिज्म का जो है वो विघटन ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू जो फेमिनिस्ट जो कर रहे थे कि हाँ औरतों के एम्पावरमेंट के लिए हो रहा है। इंस्टेड वी आर क्रिएटिंग अ फ्लीट ऑफ वुमेन हु आर गोइंग टू बी पैरासाइट्स। क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं जब 15 लाया गया तो वो इस मंशा से या जो आर्ग्यूमेंट हमेशा आती है वो ये आती है कि हम वुमेन वेलफेयर के लिए काम कर सके, उनका एम्पावरमेंट कर सके। बट आज की डेट में अगर आप जजमेंट्स देखो जहाँ पे औरतें जो है, हम पढ़ी लिखी भी जो औरतें हैं वो भी पढ़ने लिखने के बाद से काम नहीं कर रही हैं। वी आर स्टिल ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट फ्रॉम द मेल। तो हमारा एम्पावरमेंट हुआ कहाँ है? वी आर नॉट गोइंग अहेड। हम कभी मस्कुलर पावर नहीं यूज़ कर रहे हैं। वी हैव काइंड ऑफ जॉब्स जहाँ पे हम अपनी पढ़ाई के बल पे जाके कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारे स्कीम्स आप पढ़ने के बाद से कर क्या रहे हो? सो वेयर इज़ द एम्पावरमेंट? व्हाट इज़ दैट मनी बीइंग यूज्ड फॉर? जो डब्ल्यूसीडी को इतना ज़्यादा जो बजट अलॉट हो रहा है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट हमको दिख क्यों नहीं रहा? हम और भी ज़्यादा पैरासाइट्स क्रिएट कर रहे हैं। कोई भी जो कानून है, मर्डर का है, असॉल्ट का है, कहीं नहीं लिखा है कि आप महिला को असॉल्ट कीजिए। जो कानून है असॉल्ट के, मर्डर के, किडनैपिंग के, वो सारे जेंडर न्यूट्रल है। वो आदमी के लिए भी थे, औरत के लिए भी थे। तो जब वो ऑलरेडी कानून थे, कानून में कहीं महिलाओं के साथ अपराध करने को जायज़ ठहराया नहीं गया था, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अलग से आपने महिलाओं के लिए असॉल्ट के लिए कानून ले आए? वो पुरुषों के लिए नहीं और बना। लगभग 50 कानून, ऐसे 1-2 नहीं है, लगभग ऐसे 50 कानून, वुमेन स्पेसिफिक कानून आप लेके आ गए, जो जबकि देश का जो नॉर्मल कानून था, जो आईपीसी या सीआरपीसी का था, उसमें पुरुष और महिला में कहीं भेदभाव नहीं था। सर, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जो सबसे ज़्यादा हिंसा की अगर बात देखते हैं जो पुरुषों पे होता है, तो उसमें भारत इस बोर्ड में लीड कर रहा है। एक ये कहा गया था, लेकिन हम ऐसे जो सर्वे हैं उनको बिलीव नहीं करते, क्योंकि उनका जो डाटा होता है बहुत रिलेबल नहीं होता है। इस तरह का कोई प्रॉपर गवर्नमेंट की तरफ से आज तक सर्वे हुआ ही नहीं सर्वे है। हुआ ही नहीं है, जिस तरीके से हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से जारी होता है वो सर्वे नहीं हुआ है। एक प्राइवेट कंपनीज ने किया था, उसमें ये निकल कर सामने आया था कि पुरुषों पर इंडिया लीड कर रहा है। एग्जैक्टली, तो अभी तो हम सबसे पहले ये डिमांड करते हैं कि एटलीस्ट पुरुषों के साथ हो क्या रहा है, आप एक सर्वे तो करो, आप डाटा तो कलेक्ट करो। हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है कि देश में कितने प्रतिशत पुरुष प्रताड़ित हैं। एक रफ डाटा के हिसाब से जो हर तीसरा मर्द है वो घरेलू हिंसा से पीड़ित है। जो घरेलू हिंसा के विक्टिम है, उस विक्टिम का 40% पुरुष है, एक रफली डाटा से। जो अभी जनसंख्या सर्वे होगी या कोई भी होता है तो उसमें एक कॉलम होता है महिलाओं के प्रति अपराध या महिलाओं की आजीविका, कहीं भी उसमें पुरुष से रिलेटेड कोई कॉलम ही नहीं होता। आप डाटा ही नहीं कलेक्ट करते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा देश का जो पुरुष है वो कहाँ प्रताड़ित हो रहा है? तो पहली तो हमारी ये, इसीलिए हम पुरुष आयोग की डिमांड कर रहे हैं। जब एक पुरुष आयोग होगा, वहाँ कॉल्स आएंगी, वो कॉल्स टैबलेटेड होंगी, उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो एटलीस्ट हमें पता चलेगा कि कितने पुरुष प्रताड़ित हैं। तब उसके लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाएगी। अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं, हवा में हम लोग बातें करते हैं, और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम पैन इंडिया एक सर्वे करा के और इतना बड़ा डाटा तैयार करें। ये हमारे बस की तो नहीं है, इसमें कई करोड़ों रुपए का खर्चा है, ये गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि एक नेशनल बॉडी हो, एक पुरुष आयोग हो, जो कि पुरुषों के प्रति जेंडर के कारण, अब किसी पुरुष ने डकैती की है तो उसके लिए हम नहीं कर रहे, मर्डर किया उसको सजा मिले, लेकिन सिर्फ अपने पुरुष होने के कारण जहाँ वो प्रताड़ित हो रहा है, वहाँ एक जस्टिस सिस्टम होना चाहिए, वहाँ उसकी बात सुनी जानी चाहिए। और कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें एक पुरुष को सिर्फ न्याय पाने के लिए अपनी जान देने का ही एक तरीका नजर आए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कानून की विफलता है, कानून का फेलियर है। सर, जो डेटा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने एक रिसर्च की थी, 52% ये दिखाया था कि जो इंडियन मेल है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार घरेलू हिंसा का शिकार होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए ये तो हो रहा है। सर, आज ये मैं- आज पोजीशन ये हो गई है बेटा, हम लोगों के परिवार इस कानून के करके, मैं तो इसे कहूँगा गंदे कानून के करके, हमारे परिवार बिखर रहे हैं। कोई बाप अपने बेटे की शादी करता है तो 4 दफ़ा सोचता है मैं शादी तो कर रहा हूँ, इसका नतीजा मेरा परिवार विखंडित हो जाएगा। ये पहले ये रहता था कि घर वालों को लड़की घर वालों को ये रहता था कि अच्छा ससुराल मिले, अब ये रहता है कि लड़के वालों को ये रहता है कि अच्छी बहू मिले हम हमें। अपनी बहू को लक्ष्मी करके एक्सेप्ट करते थे, आज हम अपनी बहू को लक्ष्मी करके एक्सेप्ट नहीं करते, एक डर से। और मेरे जैसा बाप तो ये सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि या तो मैं लड़के को गोली मार दूं, या लड़का मेरे घर जन्मे ही नहीं, अगर जन्मे तो मैं उसको गोली मार दूं, अगर फिर भी मुझे उसका विवाह करना पड़ जाए तो मैं ये चाहूँगा कि उसके साथ में पहले शर्तें लगा दी जाए कि विवाह करते ही तुम अलग चले जाओ, हम माँ बाप हैं भूल जाओ, हमें बूढ़े हैं, तुमको पाला है, पोसा है, पढ़ाया है, लिखाया है, किसी काबिल बनाया है, हमारी चिंता मत करो, हमें कीड़े पड़े या कुछ भी हो, आप अपनी गृहस्थी को बसाओ। फिर भी हम महफूज नहीं हैं, तब भी वो लड़की हम लोगों को क्यूट बनाती है, हम लोगों को वो साबित करती है बेईमान, और पुलिस हमारी ऐसी
उच्च श्रेणी की पुलिस है कि वो सिर्फ एक लड़की की एप्लीकेशन देने से कि ये भी अपराधी है, ये भी मेरे साथ क्रूरता की, इसने भी मेरे साथ क्रूरता की, वो हमारे घर की मेरी मिसेस को, मुझे, मेरी लड़की को, मेरे दामाद को, सबको उठा करके ले जाती है। और मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं अपने दामाद के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, अपने समाज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता हूँ। मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता। वहां फिर व्यापार इकट्ठा होता है। पुलिस वाले कहते हैं इतने लाख दे दो, अभी फैसला करवा देते हैं, वो मुझे देना पड़ता है। या लड़की मेरे से डिमांड करती है, वो मुझे करना पड़ता है। हालात ये हो चुके हैं कि हमारे समाज के परिवार विखंडित हो रहे हैं। अगर ये कानून जल्दी ही नहीं संभला तो हमारी संस्कृति ये नहीं रह जाएगी जो हम पीछे से भूतकाल से बरतते आए हैं। हमारे ऊपर फौरन इसका होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि बहुओं के अपराध नहीं होते थे, बिल्कुल होते थे, तभी तो ये कानून बनाया गया। उन पर आगे अपराध ना हो ऐसा कुछ ना कुछ प्रबंध करना गवर्नमेंट का काम है। इसका मतलब ये थोड़ी कि सारे पुरुषों को आप लोग एक ही गोली से उड़ा दो। उसमें अच्छे परिवार भी गए, उसमें बुरे परिवार। पुलिस का काम है, एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी सत्यता जानना। उसकी सत्यता तो बाद में जानेंगे, पहले तो आप सारे परिवार घर में हमारे पास में यहाँ पर आ जाओ, हम आपको गिरफ्तार करते हैं। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अतुल सुभाष जो ये लड़का गुजरा है, ये एक इंजीनियर था, यानी कि दिमाग रखता था, बड़ी उच्च श्रेणी पर ऊपर था। 24 पेज का सुसाइड नोट भी। जब उस व्यक्ति के पास में सिवाय आत्महत्या करने के और कोई रास्ता नहीं रह गया था, तो हम जैसे गवार, अनपढ़, बूढ़े, लाचार कहाँ जाएंगे। जब वो नौजवान इसका सामना करने नहीं चाहता था, उसने मौत का रास्ता चुना। ठीक है, तो हमसे भी मौत का रास्ता चुन रहे हैं। या तो हमें गोली मार दें क्योंकि हम लड़के के माँ बाप हैं, गोली मार दो हमको। ये हिंदुस्तान में कानून बनना चाहिए। मैं कहता हूं श्रीमान मोदी साहब तक मेरी ये बात पहुंचे और मोदी साहब हम जैसे बुजुर्गों पर दया करें और ये कानून बना दें कि लड़के की शादी करते ही उसके घर वालों को समाप्त कर दिया जाएगा। सारी जमीन जायदाद लड़की के नाम पर लिख दी जाएगी। लड़का भी उसके बाद में जो जाने करे, हम घर वालों को खत्म कर दो ताकि हम इस तरीके से बदनाम और इस तरीके से रुस्वा समाज के सामने ना। गुस्सा भी लोगों का निकल कर सामने आ रहा है जिस तरीके से इस देश के कानून पर भी कई सवाल अंकल ने उठाए। अब हम जानते हैं कि एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मैन अफेयर्स ये काम कैसे करता है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग हैं। सर, किस तरीके से जो आपका ये काउंसिल ऑफ मैन अफेयर्स है, किस तरीके से काम करता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारा ये पर्पज़ है कि कोई सुसाइड ना करे, ठीक है? तो हम सबको यही कहते हैं कि कानून कितना भी आपके विरुद्ध है, पर कानून में कहीं ये नहीं लिखा है कि किसी निर्दोष को फांसी पे टांग दिया जाए। वहाँ हर जगह जो दहेज मांगता है, जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, कहीं भी ये नहीं लिखा है कि झूठे आरोप में किसी को जेल दे दिया जाए। कानून का इम्प्लीमेंटेशन गलत है, जिसकी वजह से कई जो बेगुनाह हैं उनको भी जेल होती है, उनको हैरेसमेंट होती है। लेकिन अगर आप सही हैं तो देर या सवेर आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए हम पुरुषों को जो भी हमारे पास आते हैं उनको हम ये कहते हैं कि आप आत्महत्या मत कीजिए, आप लड़िए। और इसीलिए यहाँ हम हर संडे को ये सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ हम लीगल हेल्प या मेंटल हेल्प या तरह तरह के हम डिफरेंट प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, ताकि इन लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो ये हमारे पास आए। हम इनकी जो भी हेल्प होती है कानून के दायरे में वो करने की कोशिश सर, करते ये जो हैं। हेल्प रहती है ये कोई फ्री रहती है? हाँ, ये टोटली फ्री है। हम कोई किसी से इस हेल्प के लिए कोई चार्ज नहीं लेते। किसी को भी साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन कर सकता है या संडे को यहाँ आ सकता सर, है। हेल्पलाइन नंबर बताएंगे आप? हाँ जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9990588768। तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं या दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप हर संडे को 12 से 5 या मीटिंग होती है, आप उसमें आ सकते हैं। आपको अपने जैसे दूसरे भाई मिलेंगे जो एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे आपके अंदर एक जो आत्मविश्वास आता है और कहीं न कहीं आपको एक रास्ता मिलता है इन जो आपके झूठे केसेस लगाए जाते हैं उससे आपको निकलने का। और अगर आप यहाँ आते हैं, आप एक्टिव में कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आप इन मुकदमों से बाहर निकल जाएँगे। ये 110% श्योर है। जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ टाइम लगा है लेकिन सबका ज़ीरो पे सेटलमेंट हुआ है। आखिरी में उनकी बीवी ने माफ़ी माँगी है और उनके केसेस खत्म हुए हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको सज़ा हुई है, रेयर है, बहुत रेयर है। तो इसीलिए घबराने वाली बात नहीं है। कानून हमारे खिलाफ है लेकिन फिर भी हमारे पास उम्मीद की किरण बाकी है। ये जिन लोगों को सरकार ऐसा कानून बनाए हाँ, जिसके अंदर शादी ब्याह के अंदर एक नियम हो कि लड़का और लड़की पक्ष वाले आपस में लेन देन नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अपराधी होंगे। शादी के अंदर सिर्फ 11 आदमी या 21 आदमी एक पक्ष से और 11-21 आदमी दूसरे पक्ष से शामिल होंगे।
बाकी जो रिसेप्शन देनी है वो अपनी अपनी मर्जी से घर में जाकर के रिसेप्शन दीजिए। ये दहेज का चक्कर ही ना रह जाए। दहेज लेना भी जुर्म हो, दहेज देना भी जुर्म हो। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 10 लाख रुपए आपको दिया, कोई प्रमाण नहीं है, तो मेरे से पूछो तो सही, ये 10 लाख रुपया तूने कहां से लाया है? मैंने तुमको 100 तोले सोना दे दिया है, कहां से लाया? मेरे बाप की मिलें लगी हुई हैं, इनकम टैक्स में कुछ नहीं देता, कुछ लेना देना मेरा कुछ नहीं है, और मैं इतने संपत्ति का मालिक हूं, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है अब पैसा देना और लेना अपराध है, फिर गवर्नमेंट एक पक्ष के साथ में ये कैसा करती है? सरेआम अदालत के अंदर सौदेबाजियां होती हैं, वो कीमत वसूल करती है और केस विड्रॉ कर लेती है। ये सारा कानून के संरक्षण में हो रहा है। बाप क्या करे? एक लड़के की शादी मैंने की है मंदिर में बिठा करके, आर्य समाज मंदिर में बिठा करके, बगैर लेन देन के, जिसके अंदर सिर्फ माँ और बाप लड़के पक्ष से शामिल हुए हैं, तब भी मेरे पर आरोप है कि मैंने ये लाख रुपया ले लिया, मैंने इतने तोले सोना ले लिया। बताइए मैं कहां जाऊं? मैं कहां जाऊं? किस कानून के पास में जाऊं? कोई कानून ये बना नहीं है और उसी की लड़ाई अभी चल रही है। इससे उसका सर्टिफिकेट मेरे पास में है मंदिर का, वो सर्टिफिकेट मेरी जेब के अंदर धूल चाट रहा है। वो फोटोग्राफ मेरे पास में है, वो फोटोग्राफ मेरे मोबाइल के अंदर धूल चाट रहे हैं। और वो इंस्पेक्टर जिसके पास में केस है वो मेरी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि कानून नहीं कहता, कानून नहीं कहता। मेरे जैसे बाप के पास क्या चारा है? मैं लड़के का शादी कैसे करूं जिससे मैं इन क्रूर कानूनों से बच सकूं? मैं ईमानदारी से कानून की पालना करता हूं, मैं नहीं लेता, नहीं देता, दहेज का कोई नाम नहीं है। मैं सिर्फ अच्छी बहू चाहता हूं, वो भी अच्छा बच्चा। पहले तो वो ढूंढते हैं, हमें कमाऊ पूत चाहिए, हमें इतनी नौकरी वाला आदमी चाहिए, हमें ये चाहिए। पहले तो वो व्यापार करते हैं, उसके बाद में फिर वो दोषारोपण करते हैं। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? सर, कोई केस वगैरह अगर आप बताना चाहें कि अगर आपके नज़र में कोई मामला सामने आया हो इस ये तरीके मेरा ही मामला है, मेरा अपना मामला है जो मैं बयान कर रहा हूं। मेरा अपना मामला है जिसके कागजात सारे मेरे पास में हैं। मैं तो उनसे बिल्कुल दूर। और आदमी औलाद क्यों पैदा करता है? आप कल को माता पिता बनने वाले हो बेटा, आप भी कल को माता पिता। आप अपने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हो कि बुढ़ापे के समय ये बच्चे आपका सहारा बनेंगे, ये आपके खानदान का नाम रोशन करेंगे? आजकल हो क्या रहा है? मेरे जैसे बूढ़े माता पिता की दुर्गति, उनके ऊपर इल्जाम और उनको जेल के अंदर बंद करवाना। क्या मैं इसलिए आपको पाल कर बैठा हूं? इसलिए मैंने बच्चों को जन्म दिया था, जबकि मैंने कोई अपराध ही नहीं किया। मैं गवर्नमेंट के कानून को मानता हूं। गवर्नमेंट मुझे क्या संरक्षण दे रही है? क्या कानून बनाया है गवर्नमेंट ने? ये गवर्नमेंट करवा रही है। गवर्नमेंट आज कानून बना दे, किसी ब्याह में लेना देना नहीं होगा। कल को अगर आप दहेज का नाम लेकर के बात करोगे तो आप भी कसूरवार, दहेज देने वाला भी कसूरवार, दहेज लेने वाला भी कसूरवार, दोनों को। ये क्या बात हो गई? तो लड़का तो कसूरवार है, लड़की कसूरवार नहीं है। ये तो वन पक्षीय है जी। ये मैं तो तभी तो कह रहा हूं कि लड़के के बाप को शादी के समय ऑर्डर होना चाहिए कि इसको गोली से उड़ा दो, इसके परिवार को खत्म कर दो। कानून खत्म हो गया, फिर तो बात ही खत्म हो गई। देखिए, पुरुष आयोग की जो लगातार मांग कर रहे हैं उन लोगों को आपने सुना, और जो डेटा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि 52% जो इंडियन मेल्स हैं, लगभग इन लोगों के साथ लाइफ में कभी ना कभी ये रिसर्च निकल कर सामने आई थी कि एक ना एक बार घरेलू हिंसा होती है। जेंडर वॉर को भी लेकर यहाँ पर बात निकली थी कि जिस तरीके से महिला कानून बना है उससे जेंडर वॉर भी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या पुरुष आयोग बनना चाहिए। कैमरामैन नरेश के साथ में आशीष पांडे, झलको दिल्ली। झलको